बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतमुल्लाह की तरफ से एक अहम इजाफी नोट आया है। वो लिखा गया, मालूमात की रसाई तक नोट लिखा गया। उसमें उन्होंने एक पैगाम दिया, एक सीधा दिया है। और उसके बाद जस्टिस मियाँ गुल हसन और रंगज़ेब, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने साइफर केस का ट्रायल जिस जज ने किया था, अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, उनके हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसके साथ जस्टिस मोहम्मद अरबाब मोहम्मद ताहिर भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी और एक तरह का उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। फिर अडयाला जेल का जो कैदी है वो क्या सोच रहा है। मैं तो कहता होता हूँ कि वो शेर की कच्छार में कलोला कर रहा है वो कैदी। तो इस हवाले से ये 3 खबरें हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ है ABN न्यूज़ के, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इनकी बड़ी ये पार्लिमानी अदालती जो साफत करते रहे और बड़ी ग्रिप है इनकी इन मामलात पर। इनसे जानना चाहेंगे, सर, ये जो आज जस्टिस अतमुल्लाह साहब ने एक इजाफी नोट लिखा जिसमें उन्होंने आपके आर्टिकल 8 का बड़ा जिक्र किया, उन्होंने जो अदलिया की आज़ादी के हवाले से है उस पर एक उन्होंने पैगाम दिया कि हम किसी सूरत में अदलिया की जो आज़ादी है उस पर समझौता नहीं करेंगे। अब क्या समझते हैं कि ये पैगाम किसको दिया गया है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर एक तो इस फैसले को उर्दू में जारी करने का मकसद भी जो है ना कि बाज़ लोग मिठाई बहुत जल्दी खा लेते हैं तो उनके लिए कि अंग्रेजी समझने में देर लगती है, तो उन्होंने उर्दू में जारी किया। और काजी साहब ने वैसे एक अच्छा काम ये किया था कि फैसले उर्दू में जारी करवाते थे। उनको पता था कि उनके जो सामीन और नाजरीन है इंग्लिश कम समझते हैं। राय साहब, इसके अंदर 3 चीजें हैं बड़ी। एक तो आर्टिकल 8 का आपने हवाला दिया, आर्टिकल 19A का हवाला दिया, आर्टिकल 184 का भी इसमें हवाला मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सारी की सारी इस वक्त पार्लिमान के अंदर जो आप इसको कह लें कि तगदो जद्दोजहद या जंग जारी है, वो है इख्तियारात के इर्तिकाज की, कि ज्यादा से ज्यादा पावर्स हासिल की जाए। और वो पावर जो है कि अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए बेसिकली, और उसके लिए आपको कोई भी कानून, कोई भी रूल्स, कोई भी आइन तरमीम करना पड़ता है। तो आप चाहे वो बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, जिसको भी उठाना पड़ता है आप उठा के वो काम करें। उस तनाजुर के अंदर ये इस एतबार से अहम फैसला है 2-3 हवालों से। एक तो इसमें जो 184 का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर वो तरमीम करके और वो बेंच की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ लेकर और सुप्रीम कोर्ट का पावर खत्म करके उस बेंच को पावर दी गई है, ये उसकी तरफ इशारा दिया जा रहा है। और उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि आपका जो रियासत के जो 3 पिलर हैं और उनके अपना अपना एक दायरा इख्तियार है, उसका हवाला भी दे रहे हैं ना, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो 19A का या मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक है, पार्लिमान ने इस विजडम के साथ शायद इसको नहीं छेड़ा कि ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के अंदर अदलिया खुद इसके ऊपर रूल्स बना लेगी या कर लेगी, तो इसलिए वहां पे छोड़ा गया था। और बिलखुसूस सर, वो जो आर्टिकल 8 का उन्होंने जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम, उस पर बड़ा जोर दिया है। मैं उस तरफ अभी आ रहा हूँ। ये करके यहाँ पे वो उन्होंने एक चीज ये भी तयन की कि आप अगर ऐसी लेजिस्लेशन या आयन साजी करते हैं कि जो इन नुकात के मुनाफी है, तो वो आप भी अपने दायरा से आगे जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं कि 8 के ऊपर। अब 8 में वो उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें की उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा ना जी कि अदलिया जो है वो मुहाफिज है बुनियादी हकूक का, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और वो गारंटी देती है अवाम को कि जनाब ये हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आपका। अगर कहीं पार्लिमान अगर तजावज़ कर रही है, आपके महदूद कर रही है, जो बेसिक फंडामेंटल स्पिरिट है बुनियादी हकूक की, जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है आइन ने, अगर उससे कहीं तजावज़ करेंगे तो हम उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर एग्जेक्टिव कहीं उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, तो फिर अदलिया का काम होता है कि उसको इंश्योर करना कि आपके प्रोटेक्शन की जा सके। ठीक हो गया। अब तीसरा मामला यह है, वो ये कहते हैं कि अदलिया जो है कि उसके पास कोई तलवार की ताकत नहीं, तलवार की ताकत, ठीक है ना, उनके पास खजाने हैं कि मुंह खोल दें जी, ठीक है। अब उनके पास लिखा है उन्होंने, उनके पास अवाम एतबार की ताकत है, एतमाद की ताकत, ठीक है। अच्छा, वो एतमाद कहाँ से आता है कि जब अदलिया जो है कि वो आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है उस जुल्म से, जबर से, या जहाँ पे उनके हकूक को तलफ किया जा रहा होता है, तो जब उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है तो अवाम पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं अदलिया के ऊपर। अब आप पिछले 2-3 सालों का टेन्योर देखें, उसके अंदर सबसे ज्यादा मसला ही जो है कि उस एतमाद की जो कमी हुई है, या आज हम जो है कि सर घुटनों में दे के छुप के जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने
ये जो गारंटी दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसको उठा के हमने वो गिलाफ में लपेट के ताक पे रख दिया, उसको पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की तरह खत में भी जिक्र किया था, रेत में तो सर दे दिया, वो फोटो देखा होगा। हाँ वो बिल्कुल है। तो ये जो चीज़ है, ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये हो सकता है, और फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अदलिया जो है कि वो कहीं भी तशरीह में या यहाँ पे जाकर बुनियादी हक जो है वो छीन नहीं सकती। अगर अदलिया बुनियादी हक नहीं छीन सकती तशरीह में भी जाते हुए या फैसलों के अंदर, तो फिर एग्जीक्यूटिव या पार्लिमान बुनियादी हक कैसे छीन सकती है कानून साजी आइन साजी करके? ये वो नुक्ता है जहाँ पे वो सारी चीज को घुमा के लेकिन खालिद जमील साहब मुझे ये बताएं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात दुरुस्त है कि जो पार्लियामेंट होती है, पार्लिमान होता है, वो सुपीरियर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर पार्लियामेंट किसी को कत्ल करने के हवाले से वो कानून साजी करे कि आप लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दे और कहें जी कि पार्लियामेंट सुपीरियर है और अदलिया उसको रोक ना दे। बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक से वो मुतसादिम है ना चीज़। और जो आज जस्टिस अतमुल्लाह ने उस इजाफी नोट में जो बुनियादी इंसानी हकूक की बात की, अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शिक्के हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम है। आपको क्या लगता है कि जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का हल्फ उठाने के बाद जो उन्होंने स्टेप लिए हैं, ये उस बेहतरी की तरफ जाएंगे? और ये इजाफी नोट को और उनका जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था, उनकी वो आवाज़, उनके पीछे वो तमाम जजेस की ताकत, क्या लगता है आपको? देखें, बदकिस्मती से हम एक ऐसे माशरे या मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हम कदम कदम के ऊपर डसे गए हैं। आपको इसी इमारत में मुझे याद है कि यहीं पे खड़े होकर हम जो है कि रिपोर्टिंग किया करते थे उस ज़माने में जब इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए तहरीक चली थी, जनरल मुशर्रफ के दौर, आज़ाद अदलिया, ठीक है, आज़ाद अदलिया की तहरीक चली थी, और उस वक्त भी हमने आसमान तक उम्मीदें लगा ली थी कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल होंगे, आमरीत का, जुल्म का, फुस्तायत का, जब्र का दौर का खात्मा होगा और फिर एक आयन का और कानून के बोलबाला होगा। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से इफ्तिखार चौधरी साहब को इतनी अवामी सपोर्ट और ताकत मिली थी कि उसमें थोड़ा सा वो उनसे गलती ये हो गई कि उसके बाद जो है कि वो मियाँ साहब ने उनको कहीं सुना है कि थोड़ा सा यकीन दहानी कराई थी कि आपको हम सदर पाकिस्तान बना देंगे। तो वो उन्होंने जो काला गाउन पहना हुआ था चीफ जस्टिस का, उसके साथ साथ उन्होंने काली शेरवानी भी सिलवा ली थी सदर पाकिस्तान के लालच में। तो उसमें आके उन्होंने थोड़ा सा फिर क्योंकि उसकी फौरी बाद पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत आ गया था और पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिवाइवल भी थी, तो उन्होंने फिर अपने इख्तियारात से तजावज़ करके जो जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ ना, बेसिकली वहाँ से बहुत ज़्यादा हुआ था, और ये 184(3) का जो इस्तेमाल हुआ, जिसको फिर अब बेस बना के पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने या सियासी जमातों ने अब जो है कि पर काटना शुरू किया दिलिया के। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी जब हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने आकर ये जो 3-4 स्टेप्स लिए हैं, ये हमें होप दिला रहे हैं कि हम किसी राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो हमें अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि जिन्हें कि आप बिला वजह उम्मीद ना लगाएं, ये पाकिस्तान में ये भी होता है तो वो भी होता है, दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर साहिबा के बारे में भी कहा जाता है, देखिए आई थी, उन्होंने ये किया, ठीक है। लेकिन इवन देन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो अपनी ओपिनियन है, मैं अपने वीलॉग्स में भी बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो कबाहत पैदा हुई थी उसको ख़त्म किया, वो कमेटी बहाल की ताकि एक हवांगी पैदा हो सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, उन्होंने ये काम किया, फुल कोर्ट बुलाई, जो पिछले 6-7 महीने से काजी साहब नहीं बुला रहे थे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, खतूत लिखे गए, नहीं बुलाई उन्होंने, वो बुला ली। उसके अंदर आके केस मैनेजमेंट के ऊपर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अभी इस वक्त सारा का सारा मलबा जो सुप्रीम कोर्ट पे डाला जा रहा है जी कि केस 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 बहुत हो गए जी, जज बढ़ा दो जी, ये कर दो जी, कानून बदल दो, फलाना कर दो, केसों की जवाब बनाया ना। वो ये कह रहे हैं कि हम 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में केस को यूं नीचे लाएंगे और 1 महीने के बाद दोबारा फुल कोर्ट बैठेगी। ठीक हो गया, ये भी एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। ऐसा ही है। तीसरी चीज जो है, अब नवंबर के फर्स्ट वीक में होनी है, जो आपकी 7 और 8 नवंबर का होना है जी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ठीक है, जिसके अंदर एक दरखास्तों का अंबार है, उसमें जेन्युइन भी है, उसमें बुग़्ज़ में भी है, नफरत में भी है, तासुब में भी है, हर चीज है उसमें। उसको सॉर्ट आउट होना है। 7 तारीख के जो फैसले 8 तारीख को जो फैसले होंगे जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, उसमें हमें जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सफ़ों के अंदर से जो है ना काली भेड़ों को निकाल दें, जिनके कंधों के ऊपर कोई बंदूक रखकर या कोई तलवार रखकर या बूट रखकर जो है कि अपने फैसले करवाता है, कि अगर आप अपनी सफ़ों में से उनको निकाल देंगे तो बाहर से मुदाखलत खुद ब खुद बंद हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस फैसले से हमें ये भी दिखाई देगा, अगर कोर्ट ने इस तरफ डायरेक्शन ली और कुछ सॉर्ट आउट कर लिया
कि ये निकाल दिए, ये जेन्युइन केस है, इनको नोटिस करें, इनका जनाब फैसला करें, तो आपके अंदर से सफाई हो जाएगी। तीसरी चीज आपकी जो है कि फिर आपके जो एंटी टेररिस्ट कोड, आपको पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, आप देख लें, ये बड़ा आम नुक्ता है सर, ये आम नुक्ता है, लोग इसको बड़ा हल्का लेते हैं। इस नुक्ते को आप जोड़ें, आज हाई कोर्ट के अंदर जो जिसका हवाला आपने दिया कि जस्टिस गुल हसन और अरबाब ताहिर ने जो हेयरिंग की, जस्टिस जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो है, और साइफर केस का उन्होंने हवाला दिया, और आजम स्वाति का केस था बेसिकली। और इसमें सिर्फ ये केसेस नहीं है, इसमें जज साहब ने जो आमिर मुगल के केस के अंदर समात मुलतवी करके तारीख दे के और फिर बाद में जो ऑर्डर दिया सर के वो आप करके तो, और इनके बारे में आज भी गुल हसन साहब ने कहा कि इनके बारे में तो हमने जो है कि वो जो इंतजामी कमेटी होती है, MIT होती है हाई कोर्ट के अंदर, के इनके कहा था, इनको तो जज साहब को वापस भेज दिया, जब भी तक काम कर रहे हैं, और इनको शायद रखा इसीलिए गया है कि ये सियासी केसेस की मैनेजमेंट के लिए। इसका मतलब दबाव अभी भी है, जो अदलिया ने खत लिखा था वो अभी भी है। वो जो आपका मामला आएगा ना, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस के जब चीजें आएंगी और वो कहेंगे जी 2-2 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो इनको आप कानून के मुताबिक 2 महीनों में निपटा दें, तो फिर वहां भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मेरे नजदीक जो दहशतगर्दी के जजेस को बुलाया गया ना, रिपोर्ट समेत क्या तलब किया गया, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि उसके पीछे ये है कि ये प्रेशर था कि दहशतगर्दी की अदालतें फैसला जल्दी नहीं करती, और फिर वो बात मिलिट्री कोर्ट की चलती थी। इन्होंने इसलिए बुलाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कि भाई आए रिपोर्ट के साथ, और फिर ये उस एंड पर काम करना शुरू करेंगे, तो फिर मैसेज देंगे कि भाई हमारी अदालतें अब काम करना शुरू हो गई है, तो मिलिट्री कोर्ट की क्यों जरूरत है? देखो प्रोसिक्यूटर जो है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जब इधर आज भी आजम स्वाति के केस में प्रोसिक्यूटर नहीं था ना, हम जब इधर उधर बात करते हैं ना, हमें ये बताया जाता है कि इस वक्त बाज़ आला अफसरान ने खुद कहा हुआ है कि आप रिपोर्टें ना तहकीकाती रिपोर्टें और ये चीज़ें तैयार हैं, भाई चलान बन जाएंगे तो अदालतें फैसले करने पे आ जाएंगी ना। जी ऐसा ही है। वो चीज़ें जो अमल दरामद रिपोर्ट मांगी है ना, कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर आपने तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करनी है। नहीं कर सकते तो अगले 3 दिन मतलब जो है उनके अंदर आपने इंटरम रिपोर्ट देनी है कि ये रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी आ गई, अगले 7 दिन के अंदर आपने और उसको भी तैयार करके देना है, और फिर कोर्ट ट्रायल शुरू कर देगी। ट्रायल शुरू होगा और डेली बेसिस पर होगा, सिर्फ 2 इल्तवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप इस प्रोसेस को देखें तो ये 2 महीनों के अंदर फैसला होना है। अच्छा, अब क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो है इस्तखासा जब तहकीकाती रिपोर्ट ही नहीं लाएगा, वो काम ही नहीं करेगा अपना, तो पेंडिंग रखो क्यों बंदों को आपने जेलों में रखा? ये जो हम सर यहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा कि रमजान में एक केस जो 9 मई के 5 मुलजमान की जमानत का केस था, जो आप कर रहे हैं ना बात के वो सबूत दें जी, इस्तगासा, प्रोसिक्यूटर, ये वो सारा, जस्टिस जमाल मंदोखेल के सामने वो केस था। तो जब यहाँ पर वो केस चला तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने प्रोसिक्यूशन से कहा कि हमें सबूत दे, हमें कुछ चीज दे। उनके पास सबूत नहीं थे। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके पास अभी तक जब ट्रायल होगा आपको सबूत देने पड़ेंगे, वो आपके पास है नहीं। आप जितने मर्जी बयान दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तहरीरी बयान जारी कर दें कि जनाब नाकाबिले तरदीद शवाहिद हमारे पास है, वो है नहीं इनके पास बदकिस्मती से। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल केसेस के तौर इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई को देखा ना, आप एक जमात को तोड़ करें, उसके अंदर से तितर बितर करके नई जमातें निकालें। मैं गाड़ी की छत पे बैठा हूँ, नारे लगा रहा हूँ, तो मैं आपके हमायत कर देता हूँ तो मैं बरी हो जाता हूँ, और जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनको आपने साल डेढ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बरी हो जाता है। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि इसलिए जो आपने बुनियादी सवाल किया था कि आप देख रहे हैं क्या, तो मैं इसलिए होपफुल हूँ कि जो 3-4 मेजर इश्यूज हैं, एक वो इशू जिसकी बुनियाद पे कहता है जी कि अदलिया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाए, नीचे हाई कोर्ट की असामियां खाली है, वहाँ बंदे नहीं दे रहे, ठीक है, 18-20 आपके डिस्ट्रिक्ट कचहरीज के अंदर जजेस नहीं पूरे हैं, वहाँ भर्ती नहीं कर रहे, और यहाँ पे कह रहे हैं जी आप भर्ती करें। और वो क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ के केसेस को बढ़ाया गया, ऊपर ले जाया गया, ताकि हम ये बयानियां बना सके। सिमिलरली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में लंबा किया गया कि बयानियां बना सके कि मिलिट्री ट्रायल करो। जस्टिस मंसूर शाह ने अभी जो प्लान मैनेजमेंट दिया है, उसमें सर उन्होंने ये कई दफ़ा वो जिक्र भी कर चुके हैं अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 से 20 हज़ार ऐसे केसेस हैं जिस पर जजेस ने बैठना है, उन्हें ये कहना साइन करना है या निपटाना है कि वो हाई कोर्ट ने फैसला दुरुस्त किया गलत किया। इतने केसेस है 15-20 हज़ार, अगर 59 हज़ार में से 20 हज़ार 25 हज़ार वो निकाल दे तो पीछे 30-35 ही बचते हैं, 1 महीने में निकल सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब जब आपकी इंटेंशंस बुरी हो,
मेलाफाइडी इंटेंशंस हो, जिसको लीगल टर्म में इस्तेमाल की जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप बल्क को इकट्ठा कर लेते हैं जी। दुनिया को दिखाते हो 60,000 हो गए जी, 70,000 हो गए जी, सानू 4 जजेस और चाहिए ने, डाक भी चाहिए रख लिया हाँ। ठीक है ना। तो वो क्योंकि आपका कंडक्ट ऐसा है कि आपके साथी आपके साथ नहीं है, हाँ। तो आपको बाहर से अपने हमायती लाने के लिए जो है कि फिर अच्छा केस बता दो, बाहर से हमायती 4-5 ले, और अभी भी जो कोशिश हो रही है ना कि 6 और हमायती ले, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जो है सर, 12-4 का इस वक्त रेशियो है उसको जाके 11-11 लाने की 11-12 को बराबर करे। अच्छा सर, आखिरी खबर की तरफ आता है, अडयाला जेल में भी आज मुलाकातें हुई है, वहाँ पर वकला जाकर उनसे मिले। उन्होंने जो जुडिशल कमीशन था उसमें मेरे ख्याल में शिबली फराज और उमर अयूब का नाम दिया उन्होंने। कुछ और भी खबरें हैं कि कुछ जिस तरह बुशरा बेगम की रिहाई हुई, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि उनकी बुशरा बेगम की रिहाई जो है वो गैर मामूली है, मामूली नहीं है, एक रूटीन की नहीं है। ये सारा क्या समझते हैं आप? देखो मेरा ख्याल है ये सिर्फ महज और महज एक, क्योंकि हम हर बात के ऊपर सियासत बहुत करते हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि उनके केसेस ऐसे कौन से हैं कि उनको मजीद 1 साल जो है कि उस खातून को कोई ऐसे केसेस नहीं है, ठीक है ना, हवालात में भी रहने वाली कोई बात कोई नहीं ऐसे केसेस ठीक है। इमरान खान भी जो है कि अब जिन केसेस के अंदर उनमें ऑलरेडी जमानत हुई, जमानत पर है सब ठीक है, लेकिन आप क्योंकि सियासी मकासद के लिए उनको अंदर रखा हुआ है, दुनिया पूरी आपको कह रही है कि आप इंतकाम और उसमें जो है कि सियासी नफरत के अंदर आपने रखा हुआ है। अब इनको ये मालूम है कि देखो इस पूरे के पूरे निज़ाम का जो गारंटर था ना, वो चला गया है, वो आपकी भी पुष्प पे है अभी पुष्प पे था आपकी, हाँ पुष्प पर था ना, अब तो चला गया ना, अब तो नहीं है ना वो चला। अच्छा, जिस पूरे निज़ाम ने जिसके लिए फरशरा नजरें बिछाई हुई थी ना, कारपेट बिछाया हुआ था कि जनाब तशरीफ लाएं, आपको हम चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो भी चले गए, और जिसने पूरी गारंटी दी हुई थी कि मैं इसको समेट के रखूंगा वो भी चले गए, ठीक है। अब इनको मालूम है कि आप महीना पहले ख्वाजा साहब के, राना साहब के बयान देख लेना कि जी ये साहब चले गए तो सब कुछ लुट जाएगा, ठीक है। आपके पास बुनियाद नहीं है केसेस की, अब इनको पता है कि सब कुछ लुट चुका है हमारा, तो अब फैसले होने हैं, तो इससे पहले के फैसले हों तो पहले से शुरू कर दो, ये डील बनाई जा रही है कि वो ताकि लोगों का माइंड बनाए, देखो ये भी डील करके, ऐसी डील करके जद्दे जाते सा, लंदन जाते सा, ये भी डील करके जनाब अडयाला तो पिंडी आ गया। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, जिस तरह आपने बड़ा सैर असल गुफ्तगू की है, इस पर तबसरा किया है। तो नाज़रीन, ये जाते जाते खबर इस पर मैं वेला करूँगा इंशाल्लाह कि जो इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, वो इलेक्शन खुलने को है, उस हवाले से एक यहाँ पर पिटिशन भी दायर हो चुकी हुई है, और वो इलेक्शन खालिद जमील साहब खुलेंगे, उसके बाद फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो क्या होगा? 2 पिटिशन है ना, 2 पिटिशन और याद होगा आपको सर कि जस्टिस अतर मिर्जा ने बार बार वो मकसूद शिस्तू वाले के कहा था उसको उठाओ, मसला वही है, यही है। तो हमें अगले वीलॉग तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।